नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीटी में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं खास पेशकश जहां पर एक बाज़ार के दिग्गज हमारे साथ जुड़ते हैं और बाज़ार की मौजूदा चाल और आपके पोर्टफोलियो में जो बदलाव की ज़रूरत है उस पर आपको मार्गदर्शन देते हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड के योगेश पाटिल मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, जो अपनी महारत, अपने अनुभव का फ़ायदा हमें देंगे, बताएंगे बाज़ार की मौजूदा चाल किस तरह जो है वो आगे बढ़ने वाली है। योगेश, हाय, स्वागत है आपका। और काफ़ी एक्साइटिंग फेज़ अगर मैं कह सकूं बाज़ार के लिए, जहां पे एक तरफ ग्लोबल ट्रिगर्स हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नतीजों का आगाज़ हो चुका है। बाज़ार की चाल हमेशा इस तरह के ट्रिगर्स पर रिएक्ट करती है। बतौर फंड हाउस जो है, आप कैसे देखते हैं इन सभी इवेंट्स को जो कि काफ़ी अहम है और बाज़ार बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने सपोर्ट लेवल्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करे और अगर कोई ट्रिगर आता भी है योगेश, तो हमने देखा गया है कि बाज़ार उसको श्रग ऑफ कर रहा है और थोड़ा सा मैच्योर्डली बिहेव करने में कामयाब भी रहा है। क्या कहेंगे बाज़ार की मौजूदा चाल को लेकर? जी नमस्कार आपके दर्शकों को और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है हमेशा मार्केट जो है उसका लॉन्ग टर्म व्यू लेता है। हमें देखना है जो भी, जैसे भी यूएस प्रेसिडेंट जो भी टैरिफ से रिलेटेड जो भी डिस्कशन चल रहा है वो हमेशा कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ले रहा है मार्केट को, क्योंकि अगर पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे यूएस का जो 80,000 के ऊपर है, और जैसे एग्जांपल इंडिया या कोरिया, ताइवान, इन सब का देखेंगे तो इंडिया का 3,000 है, किसी का 4,000 है, किसी का 5,000 है। तो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है, चाहे कितनी भी बातें कर लीजिए, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है यूएस को भी भुगतना पड़ेगा इन्फ्लेशन के रूप में। तो ये इतना आसान नहीं, बातें करना बहुत आसान है लेकिन ये स्ट्रक्चरली नहीं पॉसिबल है ये, क्योंकि कुछ हो सकता है, कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग यूएस में शिफ्ट हो सकती है, बट उसको भी टाइम, समय लगेगा, इतने आसानी से नहीं होगा ये। तो हम लोग ये इसको थोड़ा सा पॉजिटिव इवेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि और बट एक और ये भी बात है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं अपन, वो ऑलमोस्ट 13% है और टोटल एक्सपोर्ट 20% के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस एक्सपोर्ट्स पे या टोटल एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि इसमें काफी हद तक जो है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है जो जो कि उसका वैल्यूएशन 5% से कम है। दूसरा जेम ज्वेलरीज है और फार्मास्यूटिकल है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीजें वोलेटाइल रहेगी, डिसीजन मेकिंग में शायद उतार चढ़ाव रहेंगे 2 क्वार्टर तक, उसके बाद ये स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा फायदा इंडिया में ये होगा कि वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया के फेवर में है, जिसकी वजह से काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज इंडिया की तरफ आ रही है, जो कि एक टैरिफ आए या ना आए उसके अलावा भी आएगा, क्योंकि इंडिया में काफी सारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो है जो इंपोर्ट होते हैं, अगर वही इंडिया अगर इंपोर्ट रिप्लेसमेंट चालू कर दे तो भी एक इंडिया की अपॉर्चुनिटी है। जरूरी नहीं है कि हम यूएस जाके ही बेचें। और दूसरा जो बड़ा एक्सपोर्ट जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में खुला है वो डिफेंस है। तो पिछले 1-2 महीने में जो भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ है उससे रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज इंडियन डिफेंस कंपनीज को आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप देखेंगे पिछले 5 सालों में इंडिया का एक्सपोर्ट भी जो है कम से कम 4 से 5 गुना हो गया है। तो और यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि काफी कंट्रीज डिफेंस में पैसा खर्चा करना चालू कर दिया है और हर कंट्री के पास कैपेबिलिटीज नहीं है। एंड कुछ कंट्री जो है इंडिया की तरफ इन्होंने बिजनेस के लिए हाथ बढ़ाया है, जो कि पॉजिटिव देख रहे हैं हम लोग। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेगमेंट दैट, जो भी, चाहे डिफेंस ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, चाहे टेक्सटाइल ले लीजिए या केमिकल, हायर एंड केमिकल ले लीजिए, इसमें थोड़ा पॉजिटिविटी नजर आ रही है और जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल लगती है हम लोगों को भी। और इससे थोड़ा सा इंडिया का जीडीपी पे इम्पैक्ट, पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म अगर छोड़ देंगे तो लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म में ऐसा निवेशकों को कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बहुत बड़ी। और जो मुझे लग रहा है कि काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने कैपेक्स करके रखा हुआ है। अगर आप देखें मेजोरिटी ऑफ द इनके बैलेंस शीट स्टडी करेंगे तो इनका ग्रॉस ब्लॉक जो है 2 से 3 गुना हुआ है पिछले 4 सालों में, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए। क्योंकि ये कोई टैरिफ रिलेटेड नहीं है, हो सकता है इंडिया से सोर्सिंग बढ़ जाए, ये चाइना से कम हो जाए, क्योंकि इंडिया ऐसा कोई बहुत स्ट्रांगली वैल्यू एडिशन वाला प्रोडक्ट यूएस को एक्सपोर्ट तो नहीं करता है। तो
उसका हो सकता है मैं नेगेटिव इनडायरेक्ट इफेक्ट लेना पड़े चाइना से या किसी और कंट्री से, बट डायरेक्ट ऐसे इफेक्ट मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि अपना एक्सपोर्ट ही अराउंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ही 13% है, तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं लग रहा मुझे। चलिए, मैं थोड़ा सा सेकेंड हाफ ऑफ दिस करंट ईयर पे फोकस करना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी थीम्स मेरे ख्याल से जो काम कर सकती हैं, और मोमेंटम के लिहाज से अगर हम टेक्नोलॉजी क्षेत्र की बात करें, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर क्या आपको ये सेक्टर्स बुलिश रख सकते हैं? मैं लगभग 6 से 8 महीने के नज़रिए के हिसाब से पूछना चाह रही हूँ। ऑल्सो मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स कितना पिकअप कर सकता है, क्योंकि अब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कंजम्पशन थ्योरी के लिहाज से तो बहुत बुलिश नज़र आ रहा है। योगेश, जितने भी हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है, सभी का ये कहना है कि कंजम्पशन थीम पिकअप हो सकती है, और अब की बार उम्मीद बहुत ज़्यादा है रूरल डिमांड में, क्योंकि हमने एक अपडेट्स कम से कम एफएमसीजी के तौर पर आती हुई जो देखी है कंपनियों की, मिक्स बैग था, लेकिन रूरल डिमांड पिकअप में काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अर्बन स्लो डाउन जो है मेरे ख्याल से एक कहानी जो कि बीत चुकी है, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी कहना है। आपका क्या व्यू बनता है कंजम्पशन स्पेस में टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल्स सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, क्या इनके लिए क्रूशियल रह सकता है? कैसे पढ़ते हैं आप इसको? देखिए, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर में एक्सपेक्टेशन वैसे ही कम है बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत फाइनेंस प्राइवेट बैंक्स या एनबीएफसी में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई है, बट ऐसा हमें लगता है जिस हिसाब से आरबीआई ने लिक्विडिटी सपोर्ट किया है, तो सेकंड हाफ में शायद ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी रहेगी, अगर आप थोड़ा रिलैक्स काफी सारे रिलैक्सेशन भी दिए हैं लैंडिंग को लेके, तो मुझे लग रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पिकअप फाइनेंस में बीएफएसआई सेगमेंट में होना चाहिए। और रही बात टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी में भी काफी एक्सपेक्टेशंस कम है, लेकिन ट्रम्प के टैरिफ को के डिसीजन के चक्कर में कई लोग जो है कंफ्यूज है, एंड उन्होंने अपना थोड़ा बहुत स्पेंडिंग जो है होल्ड पे रखा हुआ है। बट कुछ जगह पे जहाँ पे एआई लेड है या फिर ई आर एन डी है, इंजीनियरिंग एंड आर एन डी, उस स्पेस में ऐसा बहुत ज्यादा बजट में कटौती नहीं हुई है। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत डरने की जरूरत है। ऑब्वियसली ये काफी सारे सेक्टर जो है एक साल से थोड़ा अंडर परफॉर्म ही किया है, और एक्सपेक्टेशंस भी कम है आईटी में। तो मुझे लगता है अगर ये क्लियरिटी मिलेगी तो यूएस में काफी कंपनियां थोड़ा अपना आईटी स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा पॉजिटिव टेलविंड मिलेगा। लेकिन हो सकता है ये इस साल के लिए सेक्टर स्पेसिफिक रहे, ना कि ब्रॉड बेस रहेगा। रही बात कंज्यूमर सेक्टर की, कंज्यूमर ने पिछले 3 सालों से परफॉर्म नहीं किया है, एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है इसमें भी, बट ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं रूरल साइड से, जो कि कई कंपनी की कमेंट्री में सुना गया है कि धीरे धीरे पिकअप दिख रहा है, और इनफैक्ट जून मंथ से थोड़ा सा अपटिक दिख रहा है। एंड जैसे कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर आपके ओपन एंडेड होते हैं, मतलब कि फेस्टिवल भी होते हैं और आपका फसल कटाई का जो बेनिफिट है वो भी मिलता है इनको, तो रूरल इकोनॉमी में पिकअप दिख रहा है, और एक्सपेक्टेशन भी वहां पर बेटर लग रही है, क्योंकि बेस इफेक्ट की वजह से भी ये सेक्टर ग्रोथ दिखा सकता है। और इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स वाइज भी एक्सपेक्टेशंस कम है, और 3 साल से कहीं भी स्टॉक्स गए नहीं है, तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल है। बट इसका जो मेजर जो बेनिफिट रहेगा हो सकता है ये अगले साल मिले आपको, क्योंकि ये सेक्टर में धीरे धीरे इसको, क्योंकि आपका वेज ग्रोथ और जॉब क्रिएशन से रिलेटेड होता है ये, इसके लिए मुझे लग रहा है टैक्स कट का जो बेनिफिट है और जो आरबीआई का ने जो लिक्विडिटी दिया है उसका बेनिफिट उसका Q2 से H2 से लेके नेक्स्ट ईयर तक पूरा दिखना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है ऑब्वियसली ये तीनों सेक्टर में थोड़ा सा H2 में पुल बैक आ सकता है, पर ये थोड़ा सा सेगमेंट वाइज और सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा मुझे लगता है। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमने सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत तो अब कर ली है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि एज अ फंड हाउस, क्योंकि बहुत लोगों में सवाल है कि अब इतनी वॉलिटिलिटी देखते हुए फंड मैनेजर्स अपने रिस्क को कैसे कम करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैश होल्डिंग्स, कि आप फुली इन्वेस्टेड हैं या मेरे ख्याल से आप इंतज़ार कर रहे हैं सही तरह की एंट्री पॉइंट का, कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं बाजार के करंट मोमेंटम को देखते हुए? देखिए, हम लोग एज ए फंड हाउस बहुत ज्यादा कैश पे तो नहीं बैठते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर ने पैसा हमें एलोकेट कर दिया है तो ये हमारी भी ड्यूटी है कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें इन्वेस्ट करें। दूसरा ये अगर ये वोलेटिलिटी रहेगी
ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी मिलती है वॉलेटिलिटी में, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हम लोग नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमें लग रहा है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट अच्छा रहेगा। और कुछ सेक्टर्स में शायद हमें बच के रहना पड़ेगा जहाँ पे ग्लोबल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन हमें उसके अलावा अगर कंपनी स्पेसिफिक इन्वेस्ट करना है तो अर्निंग ग्रोथ पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमारा हाउस व्यू है कि कैपेक्स ड्रिवन इकोनॉमी रहेगी ये अगले 2-3 साल, एंड हायर एंड कंजम्पशन या डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में भी ग्रोथ दिखेगी। और उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद आपका नॉर्मल कंजम्पशन स्टेपल्स भी पिकअप करेगा। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चरल बेट है जहाँ पे आप वेज ग्रोथ देखेंगे, जॉब क्रिएशन देखेंगे बिकॉज ऑफ एडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स एंड देन फॉलोड बाय कंज्यूमर सेक्टर्स। राइट। योगेश, अब थोड़ा सा हम जो हैं फोकस करते हैं निवेशकों के ट्रेंड्स पर। ताज़ा एमफी के आंकड़े आए हैं, एक बार फिर से हमने 27,000 के पार एसआईपी का नंबर जाता हुआ देखा है, लेकिन इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ फंड्स हमने देखा है कि हाइब्रिड और आर्बिट्राज को बहुत पसंद किया जा रहा है। एक तो इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है, और दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके फंड हाउस में फिर कहाँ निवेशक पैसे लगा रहे हैं, किस तरह की स्कीम्स में? देखिए, हाइब्रिड स्कीम जो है ना, एटलीस्ट इसमें वोलेटिलिटी कम रहती है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि इस वोलेटाइल इन्वायरमेंट में थोड़ा स्टेबिलिटी मिले, और डेट का भी थोड़ा सपोर्ट, डेट का भी जो गेन से वो भी मिलता है, और इक्विटी का भी इतना नहीं मिलता है, सॉरी इतना ही मिलता है इक्विटी में, लेकिन वो डिवाइडेड रहता है। अगर आप देखेंगे हाइब्रिड फंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या जो इन्वेस्टर बहुत वोलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, और जब भी मैंने देखा है करंट एनवायरनमेंट या ग्लोबल एनवायरनमेंट वोलेटाइल रहता है, ये कहीं ना कहीं पैसा शिफ्ट जो है थोड़ा सा सेफर फंड्स की तरफ जाने लगता है। लेकिन ऐसे भी इन्वेस्टर है जो रिस्क टेकर्स है, जैसे स्मॉल कैप में भी या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पैसा डाल रहे हैं। तो रही बात हमारे फंड हाउस की, हमारे फंड हाउस में मेजरली मल्टी कैप कैटेगरी में या स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने इन्फ्लो देखा है इसमें मेजरली। बाकी कुछ सिलेक्टेड, बाकी जो नॉर्मल फंड्स में ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनफ्लो का, ऐसा कोई बहुत बड़ा इंट्रैक्शन या अटेंशन वाला केस नहीं है। मतलब ब्रॉड बेस ही पैसा आ रहा है, ऐसा कोई एक्सेप्ट ईएलएसएस को छोड़ के सभी जगह सभी फंड्स में सिलेक्टिवली पैसा आ रहा है। देखिए, एक और चीज़ जो यहाँ पर दर्शकों को समझना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से बार बार हमारा फोकस इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन पर बहुत ज़्यादा रहता है। कमाई के पीछे तो हर कोई भागते हैं, लेकिन कमाई के पीछे जो है अंधाधुंध भागने का कोई फ़ायदा होता नहीं है योगेश। और एक बार फिर से हमने सेबी की जो एफएनओ की रिपोर्ट आती हुई देखी है, उसमें कई सारे कंसर्न्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। इंडिविजुअली 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान हर इंसान को यहाँ पर हो रहा है। हाउस होल्ड सेविंग्स उनकी एफएनओ में जा रही है, ये तो पहले से ही मेरे ख्याल से इस्टेब्लिश्ड है। आप इस बिज़नेस में और इस सेक्टर से बहुत समय से जुड़े हुए हैं योगेश, और आपके लिए ये सब कहानियाँ कोई नई नहीं होंगी। मेरे ख्याल से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ऐसे कई सारे लोगों से मिलते होंगे जो अपने हाथ जला बैठे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे योगेश? देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट में हैं 23-24 साल से, लेकिन इन्वेस्टमेंट में पैसा जो है ना आपको एक नॉमिनल जीडीपी के रेट से मिलता है, और कई इन्वेस्टर जो है क्विक पैसा बनाना चाहते हैं, बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, उसके चलते में एफएनओ में पोजीशन ली जाती है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं भी अगर आप लोगों कुछ इन्वेस्टर नहीं बोलूँगा मैं, वो बेसिकली उनको बेटिंग की आदत पड़ी रहती है, सट्टा करने की आदत पड़ी रहती है, जो कि आप देखेंगे ड्रीम 11 या कोई भी बाकी सब जगह भी करते हैं। तो ये एग्जैक्टली इन्वेस्टर कैटेगरी नहीं है ये। अगर आप देखिए लॉस करें, वहाँ भी लॉस करते हैं, यहाँ भी लॉस करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर को थोड़ा, मेरा एक ही संदेश है कि उनको इन्वेस्टमेंट के एंगल से लेना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये ऐसा क्विक लॉटरी की टिकट की तरह नहीं है कि आपने 10 दिन में पैसा डाल के तुरंत बना लिया, क्योंकि काफ़ी हिस्ट्री है, और रेगुलेटर ने भी काफ़ी स्टडीज पब्लिश की हुई है जिसमें देखा गया है कि 90% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर पैसा लूज ही करते हैं। तो या तो वो थोड़ा क्विक पैसा बनाना चाहते हैं, या फिर एक मोर पे एंटरटेनमेंट देख रहे हैं कि चलो थोड़ा करके देख लेते, क्या अपना तक आजमा लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जो मेरे पास एग्जैक्टली क्लियर आंसर नहीं है इसका।
लेकिन एक सबसे मेजर जो, जैसे आपने मुझे काफी लोगों से मिलते जुलते रहते, तो मेरा एक ही ये है कि लोगों को बड़ा लिवरेज पोजीशन लेना है और जल्दी पैसा बनाना है। ये एक पहला मेजोरिटी केस देखा है मैंने, जहाँ पे इसके लिए लोग एफ में जल्दी घुसते हैं। ये एक मेजर रीजन है इसमें। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है सोच समझकर आगे बढ़ें। देखिए, पैसे कमाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सही तरीके के निवेश के विकल्प को चुनना बहुत ज़रूरी है। आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई की बात यहाँ पर हो रही है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के शॉर्टकट गेन्स से थोड़ा सा बचें, और अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो उतने ही पैसे लगाएं जितना आप गंवा सकते हैं, जितना आपको गंवाना ठीक लगता है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द मार्केट कॉन्वर्सेशन योगेश, और क्योंकि आप हमारे साथ हैं, अब मैं थोड़ा सा स्थिति जो बदल सकती है हमारे लिए वो समझना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम है, इंतज़ार है हमें सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के पिकअप का। तमाम फैक्टर्स आपने बताए, सेक्टर्स आपने बताए जिन पर फोकस करना चाहिए। मार्केट कैप वाइज मुझे फोकस जानना है अब यहाँ पर, क्योंकि देखिए, निवेशक जो है पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप बतौर फंड मैनेजर चर्निंग करते हैं, निवेशकों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो रीबैलेंस करें और रीएलोकेशन करें, है ना। अब आने वाले कुछ समय के लिए ज़्यादा मोमेंटम कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप? क्योंकि दर्शक जो हैं, निवेशक जो हैं, अब थोड़ा सा थीमेटिक और सेक्टोरल से उनका मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, हाइब्रिड्स की ओर आ रहे हैं क्योंकि बैलेंस्ड अप्रोच है। लेकिन अब इक्विटी कोई फंड उनके पास है जिसमें तीनों का एक्सपोजर हो, अपने पोर्टफोलियो में ओवरऑल रेशियो मिड कैप स्मॉल कैप में क्या बढ़ाने का समय आ गया है? क्या इनमें अभी भी उतनी स्टीम है कि आपके पोर्टफोलियो में जो मुनाफा हो रहा है उसको आगे बढ़ाएं? कैसे रीएलोकेट कर सकते हैं और रीबैलेंस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, योगेश? देखिए, मैं अपने LIC म्यूचुअल फंड की बात बताता हूँ कि हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर का जो कॉल है इसमें अलग होता है। तो एक तो पहले ये है कि स्कीम का जो लेबलिंग है उसके हिसाब से हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन विद इन द स्कीम में जैसे मल्टी कैप है हो गया, या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी हो गई है, या ये थीमेटिक कैटेगरी है, इन सब में हम लोगों ने एक चीज हम लोगों ने कॉमन रखी है कि हम लोग फोकस जो है अर्निंग ग्रोथ पे करते हैं, जहां पे एटलीस्ट 3 से 4 साल का अच्छा ग्रोथ रहे सेक्टर पे, एंड उस सेक्टर में कौन सी कंपनियां हैं। सो हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि मेजोरिटी ऑफ द जो ग्रोइंग सेक्टर्स है वो आपका स्मॉल एंड मिड कैप में है। इनके मेजर लीडर जो है, या जो इस कंपनी, जो अच्छी कंपनी जो पर्टिकुलर सेक्टर में मिड एंड स्मॉल में है, जहाँ पे थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको चला ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है कि वहाँ पे एक तो क्या है, स्टॉक लिक्विड भी होते हैं, और रिसर्च उनके बारे में रिसर्च भी इतनी पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है, आपको खुद जाके करनी पड़ती है। और कुछ जगह ये भी रहता है कि वो स्पेसिफिक, मतलब डोमेन स्पेसिफिक ही होता है स्मॉल एंड मिड कैप्स में कई बार। तो मेरा ये मतलब सजेशन है, या फिर हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी इन्वेस्टर जो चीज समझता है उससे रिलेटेड ही देखना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलरली स्मॉल मिड। देखिए, ये तो सेबी का क्लासिफिकेशन है, ये हम मतलब, और ये कुछ अगर कुछ हद तक कुछ फंड की लेबलिंग है या फंड का मैंडेट के हिसाब से या SIT के मैंडेट के हिसाब से हम लोग निवेश करते हैं। बट हमेशा हम लोग ये नोटिस करते हैं कि अर्निंग ग्रोथ कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पे कैपिटल एफिशिएंसी बेटर है, कहाँ पर प्रमोटर क्वालिटी बेटर है। ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन देखते हुए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। और मेजोरिटी ऑफ द कई बार नए आइडिया जो है हो सकता है स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा आते हो, क्योंकि यहीं पर ग्रोथ है, और यहीं पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग थीम प्ले आउट करना चाहते हैं, यहाँ पर कैपिटल गुड का या रेलवेज का, डिफेंस का थीम देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स कई बार आपको यही मिलते हैं। तो ऐसा कैटेगराइजेशन पे मैं फोकस नहीं करूंगा, मैं खाली ये देखूंगा कि अर्निंग ग्रोथ कहाँ पर है या सेक्टर आउटलुक कैसा है, उस बेसिस पे अलोकेशन अगर किसी को करना है तो वो उस हिसाब से ये मार्केट कैपिटलाइजेशन में फोकस करे, या फिर या स्टेबल इन्वेस्टर है जो सिर्फ मैच्योर्ड कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए लार्ज कैप है। कुछ जो है जो सेक्टर मैच्योर होने वाले हैं वो मिड कैप है, और कुछ जो इमर्जिंग सेक्टर्स है जहां पे ग्रोथ रेट हमेशा ज्यादा रहेगी, एटलीस्ट 3 से 4 साल ज्यादा रहेगी, तो उन इन्वेस्टर को स्मॉल कैप पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्री लीडर जो है इसी कैटेगरी में अवेलेबल है। ऑलराइट योगेश, चलिए सेक्टर स्पेसिफिक और मार्केट कैप स्पेसिफिक बातचीत तो हमने कर ली है, लेकिन अब जो है ओवरऑल पोर्टफोलियो के लेवल पर जो आपने हमें सलाह दी है, उसमें ये जानना चाहेंगे आपसे कि
एसआईपी और लमसम, क्योंकि बहुत दर्शक जो है इसी को लेके सवाल कई बार हमसे पूछते हैं, एसआईपी करने से मुनाफा ज़्यादा होता है या लमसम करने से? देखिए, ये तो क्या ना मुश्किल है, क्योंकि ये मार्केट को टाइम करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन एसआईपी में ये होता है कि बाय मैथमेटिकल एवरेज, अब आप जो भी वोलेटिलिटी को एवरेज करते चलते हो, और इक्विटी मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट और वोलेटिलिटी मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है। देखिए, हर हर बुल रन में देखिए, सबको मालूम है कौन से सेक्टर अच्छे चलते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, बट उसमें सबसे बड़ा जो गलती इन्वेस्टर ये करते हैं, किस वैल्यूएशन पे और क्या वोलेटिलिटी आप कैसे प्ले आउट करते हैं। तो मेरा ये सजेशन है, एसआईपी एक बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि आपको वोलेटिलिटी पूरा उसको एवरेज आउट करता जाता है। हाँ, लमसम कुछ इन्वेस्टर है जिनके पास पैसा है और जो 3 से 5 साल में पैसा लगाना चाहते हैं, और तो उनके लिए लमसम भी ठीक है। ये देखिए, ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है क्या करना चाहता है वो। लेकिन अगर मुझे पूछेंगे वोलेटिलिटी को कैसे अगर नेविगेट करना है, तो एसआईपी है बेटर एक ऑप्शन है। राइट योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतनी खास पेशकश में आज शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और दर्शकों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे, लेकिन निवेश की एबीसीडी में लगातार हम बाज़ार के एक्सपर्ट लेकर आते रहते हैं जिनसे बातचीत होती है और आपके पोर्टफोलियो पर सलाह लेते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।